महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट 3 के क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे। इसके साथ ही अपन ठोसों की ऊष्माधारिता भी एक छोटा सा टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है ये पढ़ना है, और उसके संबंध में क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं या उसके द्वारा किए गए प्रयोगों से अपन क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और फिर उसका मैथमेटिकल रूप या उसका स्पष्टीकरण जो है, एक्सप्लेनेशन है, वो किस प्रकार क्वांटम थ्योरी से अपन दे सकते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि प्रकाश के कारण से विद्युत का कोई प्रभाव होता होगा, कोई इफेक्ट होता होगा, उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। सिंपल सी बात यह है कि धातु की स्वच्छ प्लेट पर जब कोई विशिष्ट प्रकाश डाला जाता है, जैसे पराबैंगनी दृश्य क्षेत्र का मान लो कोई प्रकाश डाला जाता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, और प्रकाश के यानी फोटॉन्स के द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, जैसा इसमें दिखाया हुआ है कि ये अल्ट्रावायलेट विजिबल जो लाइट है किसी धातु की प्लेट पर गिरती है, और जैसे ही धातु की प्लेट पर गिरती है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और फिर विद्युत का प्रवाह होता है। इस प्रकार से किसी विशेष प्रकार से, यानी कि अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट की प्रभाव के कारण से, यानी कि अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट किसी धातु की सतह पर गिरने से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, निकलते हैं, तो ये जो प्रभाव होता है, ये जो घटना होती है, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव को के संबंध में कुछ निष्कर्ष हैं, यानी कि बहुत सारे प्रयोग किए गए और उससे प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में निष्कर्ष निकाले गए। वो 4 निष्कर्ष यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, यानी कि विभिन्न प्रयोगों द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में निष्कर्ष। तो कौन कौन सा निष्कर्ष है? पहला निष्कर्ष है, धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आपतित विकिरण की आवृत्ति तथा धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि किसी विशेष धातु के लिए विशेष आवृत्ति की प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि सोडियम पर भी वही लाइट डालें तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, पोटेशियम पर वही डालें तो सेम लाइट से पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सीजियम, फ्रेंशियम से जो है वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अलग अलग मेटल के लिए, अलग अलग धातु के लिए अलग अलग प्रकाश की आवश्यकता होती है, या अलग अलग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे पोटेशियम के लिए विजिबल लाइट की आवश्यकता होती है, और जिंक से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या प्रकाश विद्युत प्रभाव शो होने के लिए या प्रकाश विद्युत प्रभाव को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे को अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट डालनी पड़ेगी। देखिए, हमारे चित्र में भी दिखाया हुआ है प्रकाश विद्युत विकिरणों की टक्कर से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। जैसे ही यहाँ पे फोटोन इस सतह पर गिरते हैं, इलेक्ट्रॉन के टक्कर मारता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, अब दूसरा जो निष्कर्ष है प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में, वो ये है कि ये तात्क्षणिक होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, यानी प्रकाश पड़ते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि प्रत्येक धातु के लिए एक विशेष तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। दूसरा ये हो गया कि ये तुरंत होता है, जैसे ही लाइट डली इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इंस्टेंटेनियस होता है। थर्ड है, इकाई समय में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 के समानुपाती होता है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, ये प्रकाश की आवर्ती पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, आपतित प्रकाश की तीव्रता यानी I0 पर निर्भर करता है। चौथा जो निष्कर्ष है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो है वह आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू के समानुपाती तथा तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना।
यानी कि गतिज ऊर्जा का मान प्रकाश की तीव्रता आई पर निर्भर नहीं करता। इलेक्ट्रॉन कितनी गति से निकलेगा बाहर, वह इस पर बात पर निर्भर नहीं करता कि प्रकाश, आपतित प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता क्या होती है। ठीक है। अब देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का स्पष्टीकरण नेक्स्ट आता है। क्वांटम थ्योरी के अनुसार जब कोई फोटोन किसी पदार्थ की सतह पर पड़ता है, यानी कि कोई लाइट जो पदार्थ की सतह पर पड़ती है, तो वह अपनी पूर्ण ऊर्जा धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दे देता है। यानी कि फोटोन के पास जो एचन्यू ऊर्जा है वह धातु में जो इलेक्ट्रॉन स्थित है उसको पूरी ऊर्जा दे देता है। और फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा से दो कार्य होते हैं। सिंपल सी ये बात है कि किसी इलेक्ट्रॉन के निकलने को अपन दो पार्ट में बांट दें। एक तो उस मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, और बाहर आके किस गतिज ऊर्जा से वह तेजी से बाहर जाएगा उस पे। यानी कि यूँ मान लो किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो सतह पर आ गया, एक कार्य। और सतह से बाहर की तरफ यानी किस गति से बाहर निकलेगा, ये दूसरा कार्य। इन दो भागों में बांट दें तो जो फोटोन की ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को दी गई है वह दो कार्य करती है। तो पहली, वह ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को पदार्थ की सतह से बाहर निकालती है, ऊर्जा के इस मान को कार्य फलन कहते हैं और जिसे W0 द्वारा व्यक्त करते हैं। अर्थात धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। इस न्यूनतम कार्य को पदार्थ का कार्य फलन कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो है, पदार्थ की सतह से बाहर निकले इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। जो दूसरी बाकी ऊर्जा जो बच गई जो फोटोन ने दी थी, दूसरा कार्य यह है कि पदार्थ की सतह से बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। अतः फोटोन की जो ऊर्जा है वो दो कार्य किए, एक तो कार्य फलन और दूसरा गतिज ऊर्जा। ठीक है। अतः यदि गतिज ऊर्जा का मान या v का मान शून्य हो तो एच न्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास W0, क्योंकि एच न्यू बराबर होता है W0 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। जो हाफ एम वी स्क्वायर जो है गतिज ऊर्जा है और W0 है वो कार्य फलन है। और हाफ एम वी स्क्वायर में m जो है इलेक्ट्रॉन का मास है और v जो है वो इलेक्ट्रॉन का वेग है जो निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन का होता है। W0 जो है यानी कार्यफलन पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, आपतित फोटोन या उसकी आवृत्ति पर नहीं। तो एच न्यू जो है वह W0 के बराबर हो जाएगा और इसे दहली ऊर्जा कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अतः अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन दूर करने के लिए यानी कि बाहर निकालने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे दहली ऊर्जा कहते हैं तथा आवर्ती को दहली आवर्ती कहते हैं और उसे न्यू जीरो से व्यक्त करेंगे। दहली ऊर्जा को या दहली ऊर्जा जो है उसको एच न्यू से व्यक्त करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन एक थी एच न्यू बराबर W0 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, उसका निम्न रूप हो जाएगा। एच न्यू बराबर हो जाएगा W0 प्लस जीरो, क्योंकि हमने कहा गतिज ऊर्जा या v का मान शून्य हो तो अपन इसको ये कह सकते हैं एच न्यू जीरो इज इक्वल टू W0, जो समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 से W0 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो एच न्यू बराबर हो जाएगा हाफ एच न्यू जीरो, क्योंकि W0 का मान हमने यहाँ से ले लिया, एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी एच न्यू बराबर हो जाएगा एच न्यू जीरो, क्योंकि W0 का मान हमने एच न्यू जीरो रख दिया जो समीकरण 2 से ले लिया, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, एच न्यू जीरो को इधर ले जाओ तो गतिज ऊर्जा या हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो। और जो समीकरण 2 है वही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाती है। ठीक है। अब अपन यहाँ पर समीकरण 3 के अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा व आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचे, है ना।
जो मूल्यांकन ने खींचा था, तो हमारे को एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। आपको समीकरण 3 से भी पता चल रहा होगा, गतिज ऊर्जा और न्यू के बीच में जो संबंध है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और आप जानते हो कि अगर अपन किसी समानुपाती का संबंध होता है तो एक चीज़ को अगर अपन बढ़ाते हैं तो दूसरी भी वह बढ़ती जाती है। और चूंकि हमारे पास बाकी इसके अलावा ये बचता है एच, और जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वह स्लोप के बराबर होता है, इसलिए हमारे पास अगर हम गतिज ऊर्जा और न्यू के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए और जो स्लोप होगा वह एच के बराबर होगा। तो ये हमने ग्राफ खींचा है, तो देखिए हमारे पास ये सीधी, जैसे जैसे हम आवर्ती बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। अब इसको अगर अपन नीचे की तरफ प्लॉट करें तो ये हमारे पास न्यू जीरो हो जाएगी, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और आगे की तरफ लाएं तो यहाँ तक ये चलती जाएगी और अल्टीमेटली यहाँ तक ये पहुँच जाएगी, क्योंकि इसमें न्यू जीरो वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है। तो इसका मतलब जो दहली आवृत्ति है उसका मान गतिज ऊर्जा बढ़ाने से कम होता जाता है। ठीक है, तो कार्यफलन क्या हुआ, कार्यफलन का मान जो होता है वह हमेशा आयनन विभव से कम होता है। कार्यफलन का मान, आयनन विभव वैसे भी आप जानते हो कि किसी विलगित गैसीय निकाय से इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है। कि आयनन विभव में यूं मान लो कार्यफलन भी है और गतिज ऊर्जा है, नेचुरली कार्यफलन का मान कम होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग अपन स्वचालित दरवाजों, चोरों की अलार्म, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, टेलीविज़न आदि में काम में लिया जाता है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है वो पढ़ेंगे, ठोसों में ऊष्माधारिता या ठोसों की ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अथवा ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के 1 ग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, यानी कि ऊष्माधारिता जो है वो किसी पदार्थ के 1 ग्राम की 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को मान को ठोसों की ऊष्मा धारिता कहते हैं। आप जानते हो, क्या जानते हो, ठोसों में जो है एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर आयंस होते हैं, वह क्रिस्टल में मजबूती से पैक रहते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड रहते हैं। अतः वे तो न तो गति कर सकते हैं वह न ही घूर्णन कर सकते हैं, लेकिन वे अपनी औसत स्थिति से कंपन अवश्य करते रहते हैं। आप जानते हो कि कोई भी मॉलिक्यूल, एटम्स, आयंस जो होता है वो नेवर बी इन रेस्ट, कभी भी आराम की अवस्था में नहीं रहता, वह कंपन अवश्य करता रहता है। अतः ठोसों की गतिज ऊर्जा जो है वो वास्तव में कंपन ऊर्जा है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार यानी कि चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार प्रत्येक कंपन की स्वतंत्रता की कोटि जो है का मान होता है वह हाफ के टी होता है, अर्थात एक अक्ष में प्रत्येक कंपन की स्वतंत्रता की कोटि का मान हाफ के टी होता है, और तीनों अक्षों के लिए इसका कुल मान जो है वो 3/kT के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हाफ के टी को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 kT के बराबर हमारे पास आ जाएगा। अब एक पेंडुलम की भांति कंपन करते हुए प्रत्येक कण की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा परस्पर अंतर परिवर्तित होती रहती है। अतः एक कण, अणु, परमाणु या आयन के लिए कुल ऊर्जा जो हो जाएगी वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर हो जाएगी। तो ई टोटल बराबर हो जाएगा ई काइनेटिक प्लस ई पोटेंशियल। अब ई काइनेटिक की वैल्यू 3/2 kT है और ई पोटेंशियल की वैल्यू भी 3/2 kT है, तो ई टोटल जो हमारे पास हो जाएगा वो 3 kT हो जाएगा एक अणु के लिए। अब मान लो हमारे पास जो पदार्थ है उसका 1 मोल है, तो हम अवोगैड्रो नंबर के बराबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मोल में अवोगैड्रो संख्या के बराबर अणु, परमाणु, आयनों की संख्या होती है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 kT इंटू Na, जहाँ Na अवोगैड्रो संख्या है। तो ये हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई टोटल बराबर हो जाएगा 3RT, क्योंकि K इंटू Na जो है वो R के बराबर होता है। R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, जो K
इंटू Na के बराबर है। K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और Na जो है वो क्या है, अवोगाद्रो संख्या है। अतः ठोसों के लिए जो है वो Cp बराबर जो या लगभग Cv के बराबर होता है। तो हमारे पास d/dt हो जाएगा, d इंटू 3RT अपॉन dt, और इसका अपन कर लेते हैं तो 3R हमारे पास वैल्यू आती है। Cp जो है आप जानते हो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है, Cv जो है वो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है। अब आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी से ठोसों की ऊष्माधारिता का परिकलन किया। इसके अनुसार किसी क्रिस्टलीय ठोस की स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता जिसमें अवोगाद्रो नंबर के बराबर कण हो को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया। Cv बराबर हो जाएगा 3R इंटू एच न्यू अपॉन के टी का स्क्वायर इंटू ई की पावर एच न्यू के टी अपॉन ई की पावर एच न्यू के टी -1 का स्क्वायर। जब कम ताप होता है तो एच न्यू जो है वो के टी से बहुत कम होता है तथा एच न्यू के टी जो है वो 1 से कम हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू जो है वो एक एच न्यू जो ई की पावर एच न्यू के टी जो है 1 से बहुत अधिक हो जाएगा। तो हमारे पास एक की कोई वैल्यू नहीं होती, तो एक को इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा Cv बराबर 3R इंटू एच न्यू अपॉन के टी का स्क्वायर इंटू ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी अपॉन ई की पावर एच न्यू के टी का स्क्वायर। तो एच न्यू अपॉन के टी 1 से कट जाएगा, ये कट जाएगा स्क्वायर। तो हमारे पास बच जाएगा Cv बराबर 3R इंटू एच न्यू अपॉन के टी का स्क्वायर इंटू ई की पावर एच न्यू के टी, ये हमारे पास बच जाएगा। जब बहुत उच्च ताप हो तो एच न्यू का मान के टी से बहुत कम हो जाएगा और एच न्यू अपॉन के टी का मान बहुत ही कम होता है। अतः हमारे पास इक्वेशन जो आ जाएगी वह क्या हो जाएगी, Cv इज इक्वल टू 3R, यानी कि बहुत उच्च ताप पर ठोसों की ऊष्माधारिता या यूं कहिए स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता का मान जो है वह 3R के बराबर होगा। यही ठोसों की ऊष्माधारिता है। अब अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कॉम्पटेंट प्रभाव पढ़ेंगे। थैंक यू।